हेलो स्टूडेंट, तो नीट 2021 का पेपर फाइनली हो चुका है आज, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली, नीट के सोल्यूशन, वो भी हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फाइनली ये कुछ हम लेकर आए हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सोल्यूशन देखिए, हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में आंसर आपको मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है भाई, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। बोला है ई तथा जी क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं, तो ई बटे जी की विमा क्या होगी, ई बटे जी का विमीय सूत्र क्या होगा। अच्छा, ई का विमीय सूत्र तो हम वैसे याद भी रहता है हमें, अगर नहीं भी याद हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं हमारे पास एनर्जी के लिए, तो हम ई का विमीय सूत्र कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम का जो विमीय सूत्र होगा वो है M1L2 T-2। ठीक है, एक जी का विमीय सूत्र अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, जी का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर एफ का फॉर्मूला होता है जी M1M2 बटे आर स्क्वायर। वहां से आप देखते हो जी आपको मिलेगा जी FR स्क्वायर बटे M1M2। ठीक है, यहां से विमीय सूत्र निकालोगे जी का तो क्या होगा, एफ का विमीय सूत्र होता है M1L1 T-2। ठीक है, आर स्क्वायर का विमीय सूत्र हो जाएगा L2। ठीक है, और नीचे दोनों तो m है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। जी का जो विमीय सूत्र आपको मिलेगा वो होगा M-1 L3 और T-2। ठीक है, ये आपके पास मिल गया। ई बटे जी आपको निकालना है, तो ई बटे जी आप कर दें जल्दी से, ई बटे जी कर दें तो कितना होगा M1 L2 T-2, नीचे M-1 L3 T-2। ठीक है, देखो तो इसको ऊपर ले जाओगे तो M2 हो जाएगा और L-1 हो जाएगा और T0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो खटाक से दिखाएगा चित्र अनुसार L प्राकृत का प्रेरक एक सीधारित्र का चारित्र तथा R प्रतिरोध का प्रतिरोधक V वोल्ट विभवांतर के दर्शी स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। LCR पर विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 10 वोल्ट तथा 40 वोल्ट है। LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा 10√2 एम्पियर है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसकी प्रतिबाधा क्या होगी। अच्छा देखो, इस पे जो नेट वोल्टेज मैं निकालना चाहूंगा वो क्या होगा। देखो, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर है तो इनके वोल्टेज जो होंगे वो 180 डिग्री पर होंगे। ठीक है, कैपेसिटर में आगे होगा और इसमें जो इंडक्टर है उसके अंदर पीछे होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो V मान आएगा, जो V0 आएगा वो कितना होगा, रूट रेजिस्टेंस का कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल और एक्सी का आपने लिख लिया, तो V0 बराबर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 50 वोल्ट। ये 50 वोल्ट आपके पास आंसर, सॉरी ये वोल्टेज आ गया। ठीक है, अच्छा हमें करंट दे रखा है, करंट का मान हमें दे रखा है 10√2 एम्पियर। ठीक है, 10√2 एम्पियर हमें दे रखा है। अच्छा, हम जानते हैं कि 10√2 एम्पियर जो है, ये 10√2 एम्पियर जो है, इससे अगर मुझे I0 पता करना हो, ठीक है, मुझे IRMS पता करना हो, ये I0 का मान दे रखा है। ठीक है, I0 का मान पता करना हो तो I0 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी I0 दे रखा है, IRMS का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, IRMS विल बी इक्वल टू I0 बटे √2, यानी कि 10√2 बटे √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। और ये जो हमने निकाला है ना, ये भी VRMS निकाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको V0 लिख गए, ये भी VRMS ही हमने निकाला है। ठीक है, तो Z का मान जो होता है वो क्या होता है, VRMS बटे IRMS। ठीक है, V का मान कितना है 50, IRMS कितना निकाला 10, आंसर आ गया क्या 5 ओम। 5 ओम ऑप्शन में है कहीं पर, 5 ओम ऑप्शन में बिल्कुल है, पहला ऑप्शन जो है 5 ओम दिया हुआ है और ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक वस्तु n आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, क्लास में बताया बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी जो पार्टिकल है वो n फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक में सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डबल फ्रीक्वेंसी से SHM करती है, यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2n। ठीक है, ओरल क्वेश्चन आगे देखो, R त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में धारा I इसके अनुप्रस्थ काट से समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र Br का परिवर्तित केबल के अक्ष पर R दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। तो भैया ग्राफ पूछा है क्लास के अंदर, ये ग्राफ भी आपको बताया था हमने। जिन्होंने FTR मुझसे पढ़ा है ना, उनको तो पेपर ऐसा लगा होगा हलवा है। ठीक है, क्योंकि पूरा NCERT बेस्ड है और मैं शुरू से ही NCERT को बेस मान के लेता हुआ चला था, बल्कि क्लास के अंदर NCERT खोल के रख रखी थी आपके सामने और उसी को मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से। जिन्होंने FTR लिया होगा, जो FTR में बच्चे थे, मेरे कई सारे बच्चे थे FTR जिन्होंने लिया था, ठीक है, उनको जरूर से फायदा हुआ होगा और मुझे मैसेज करके बताएं सर हमें फायदा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, तो मुझे मैसेज जरूर करें आप लोग। ठीक है, चलिए, तो बोला है कि R त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में I धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। B का मान पूछा, B के लिए ग्राफ पूछा है। देखो, B जब अंदर होते हैं हम तार के, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, म्यू0 I R बटे 2 पाई R स्क्वायर।
ठीक है, जब हम अंदर होते हैं, ठीक है, और जब बाहर होते हैं तो बी ओ का बी आउट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो अंदर जो है बी जो है अंदर के लिए वो आर के प्रोपोर्शनल है और बाहर के लिए बी जो है वो 1 बटे आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जब तक आप इस सरफेस पर नहीं पहुंच जाओगे, इस सरफेस पर नहीं पहुंच जाओगे, तब तक जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो तो रेखीय रूप में बढ़ेगा और जब आप बाहर निकल जाओगे तो वो 1 बटे आर के रूप में घटेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है दिखा रहा है, ऐसा ऑप्शन 2 है, और सॉरी ऑप्शन 4 है जो कि ऐसा दिखा रहा है, तो गलती से मार्क कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यहां देखो आर से आर, जब तक आर नहीं हो गया तब तक ये रेखीय रूप में बढ़ा, फिर ये अति परवलयिक रूप के अंदर घटना स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी पर आकर शून्य हो जाएगा। आगे देखो, एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूटता है। ठीक है, एक नाभिक है आपके पास जो कि मान लेते हैं B1 है, ठीक है, और ये 2 पार्ट में टूट जाता है, 2B2। ठीक है, अच्छा, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो है 240 और इनकी है 120। ठीक है, एक की 120 है। अखंडित व खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः, इसकी प्रति न्यूक्लियन जो ऊर्जा है वो 7.6 MeV है और यहां पर जो ऊर्जा है वो है 8.5 MeV। ठीक है, पूछा है आपसे कि प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा क्या होगी, कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा इसके अंदर क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो क्यू निकालने के लिए हम जानते हैं क्यू जो होगा आपका, जो फाइनल ऊर्जा आई है उसमें से आप इनिशियल ऊर्जा को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 240 इंटू 7.6 माइनस 2 इंटू 120 माइनस इंटू 8.5। ठीक है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर इसका 216 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिल जाएगा। आप इसको हल करोगे जल्द झट से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर प्लेट धारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों की दूरी को D तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा धारित्र में एकत्रित ऊर्जा संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, अरे यार देखो क्या बेकार सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन के नीट में पूछना एक क्वेश्चन नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल ओरल। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हो कि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला जो होता है E बटे V। ऊर्जा घनत्व मतलब प्रति इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा है, वो होती है 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ये ऊर्जा के लिए एनर्जी है। ठीक है, वो 2 बार E आ जाएगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एनर्जी कहता हूं 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको चाहिए कुल ऊर्जा। ठीक है, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, इस V को उधर ले जाओ, 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V, और V का मान क्या आएगा, इसकी एरिया A है और इसका दूरी D है, तो V का मान जो होगा वो AD के बराबर हो जाएगा। AD से गुणा कर दो इसको, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट AD ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिसने भी ये लगाया उसका सही है, बहुत ही बढ़िया। एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या जब वे 3.3 वॉट शक्ति उत्सर्जित करता है। ठीक है, कितनी शक्ति उत्सर्जित कर रहा है प्रति सेकंड, 3.3 इंटू 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में ये इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा मान लेते हैं हम कि यहां पर इसके n फोटोन है, तो एक फोटोन की अगर hc बटे लैम्डा है तो n की कितनी हो जाएगी, n hc बटे लैम्डा। ठीक है, और प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं तो प्रति सेकंड के फोटोन हमने n लिए हैं, तो इसको किसके बराबर कर दो, 3.3 के बराबर कर दो। तो n इंटू h का मान आपको दिया है 6.6 10⁻34, c का मान आप जानते हो 3 × 10⁸ होता है, लैम्डा का मान आपको दे रखा है 600 नैनोमीटर, तो 600 × 10⁻9 बराबर 3.3 इंटू 10⁻3। लो कुछ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन भी ऐसी आसान है कि आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। 2 बार कट गया। ठीक है, ये कितनी 3 बार चला गया 300, ये 100 बार चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, n का मान क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे 10⁻1 उधर बचेगा, 10⁻9 को भी उधर लेके जाओगे -9 इधर बचेगा, नीचे से 10⁻34 आ जाएगा, -34 और 10⁻8 आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको तो 10⁻16 आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, कर लेना सॉल्व, बहुत छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। ठीक है, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु कौन से अणु होते हैं भाई, ध्रुवीय अणु वो अणु होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, जिनका कोई डाइपोल मूवमेंट होता है, इसमें स्थायी विद्युत द्विध्रुवागुण होता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही ठीक है, जिनका द्विध्रुवागुण शून्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो ध्रुवीय क्यों होगा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित में ही, विद्युत क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। क्या चुंबकीय क्षेत्र इससे भी कुछ, जो स्थायी विद्युत द्विध्रुवागुण होता है उसको हम कहते हैं क्या, ध्रुवीय अणु। एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड की अर्धायु 100 घंटे है। ठीक है, दे रखा है कि इसकी जो अर्धायु है वो है 100 घंटे। अच्छा, 150 घंटे बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा। भैया क्या क्वेश्चन है, देखो n0 जो होता है वो 1/2 t/t½ के बराबर होता है। ठीक है,
प्यारा सा फॉर्मूला जो कि बचपन से हमें याद हो जाता है, जैसे हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अंदर तो घुसा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो देखो कितना होगा, n बराबर n नॉट, n का ही मान पता करना है, कितने बच जाएंगे, n नॉट 1/2। ठीक है, t का मान दे रखा है 150 घंटे और t हाफ का मान दे रखा है 100, तो कितना हो जाएगा n नॉट इंटू 1/2 की घात 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा n नॉट बटे 2√2। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन बच गया, ये बच गया 1/2√2, कितना भाग बच जाएगा, खत्म आंसर। सिंपल, क्या एक सेकंड में आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, चलो ठीक है ज्यादा बोल दे, 10 सेकंड में आंसर आपके पास आ रहा है, 10 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, इससे आसान क्या हो सकता है यार। टाइम लगता क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट 3 मिनट लगते, तो समझ में भी आता है कि थोड़ा सा ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ रहे हैं इसके। दिए गए प्रतिवर्ती वोल्टता का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका वोल्टेज दे रखा है, धारिता का एक धारित्र जुड़ा है, धारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा क्या होगी, पूछा है कि विस्थापन धारा क्या होगी धारित्र के प्लेटों के बीच। अच्छा, हम जानते हैं कि आई का जो मान होगा ना वो V0 बाय XC के बराबर होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस π/2 के बराबर होगा। क्यों किया प्लस π/2? हम जानते हैं जब भी कैपेसिटर लगा होता है, जब भी संधारित्र लगा होता है, तो उसके अंदर करंट जो है आगे चलता है। तो वोल्टेज देखो ओमेगा टी था, तो मैंने π/2 उसको आगे चला दिया, π/2 आगे चलता है, तो क्लास के अंदर बताया था, बिल्कुल अच्छे समझाई थी ये चीज कि π/2 जो है करंट आगे चलेगा। तो यहां पर सिर्फ इतना सा आपको करना था, आंसर आया था XC का मान जो होता है वो होता है 1/ωc। ठीक है, तो V0 बटे 1/ωc साइन ओमेगा टी प्लस π/2, आई का जो मान होगा वो V0 ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। आंसर, खत्म बात। ऑप्शन 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 ये ऑप्शन। ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। ऊपर वाले में साइन है, नीचे वाले में कॉस है, सिर्फ इसका ध्यान रखना था। अगला देखो, एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित पाठ्यांक देखा है, मुख्य पैमाने पर 0 है, मुख्य पैमाने पर ठीक है भाई 0 है। अच्छा, वृत्तीय पैमाने पर 52 खाने हैं, 52 खाने हैं, ठीक है। अच्छा, 52 इंटू पिच कितना होगा इसका, दिया गया कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर वृत्तीय पैमाने के 100 खानों संगत है, तो पिच कितना हो जाएगा 1/100 मिलीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 52/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.52 मिलीमीटर। ठीक है, 0.52 मिलीमीटर है, 0.52 सेंटीमीटर, 0.25 ये तो गलत है, ये गलत है, 0.252 सेंटीमीटर नहीं, 0.052 मिलीमीटर में है, तो ये 0.052 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, बस खत्म बात। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अगला देखो, प्रिज्म के निर्गत कोण का मान ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक √3 है। देखो भाई कैसे आ रही है रेखा, ये किरण कैसे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है किरण, 90 डिग्री सीधे निकल जानी चाहिए, बिल्कुल सीधे निकल जानी है क्योंकि 90 डिग्री पर गिर रही है। अच्छा, सीधे निकल जाती है तो मान लेते हैं कि यहां पर यह एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये देखोगे ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, और कोई जो ये किरण है वो इस प्रकार से निकल जाएगी। ये एंगल पता करना है कि आर के बराबर को ले लो, और ये √3 आपको दे रखा है, स्नेल का नियम लगा दो, खत्म आंसर है। ठीक है, तो √3 इंटू साइन 30 बराबर 1 इंटू साइन आर। तो साइन आर का मान कितना आ गया √3/2, आर का मान कितना आ गया, आर का मान आपके पास आ गया 60 डिग्री। खलास, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें टी आर की कोई संभावना नहीं बननी है, तो चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत बल का एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई संतुलित बिंदु है। 1.5 वोल्ट के लिए जो संतुलित बिंदु है वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा है कि 2.5 वोल्ट के लिए कितना होगा। अरे वोल्टमीटर जो अपने पास जो होता है पोटेंशियोमीटर में हम जानते हैं, जब 2 वोल्ट के कंपेयर करते हैं तो E1/E2 जो होता है वो L1/L2 के बराबर आता है। पोटेंशियोमीटर में इतना आसान सवाल कभी देखा है क्या, इससे आसान सवाल नहीं आ सकता पोटेंशियोमीटर भाई। तो 1.5/2.5 बराबर 36/L2 हमें निकालना है। ठीक है, निकाल लो, L2 का मान कितना होगा 36 इंटू 2.5/25/15 लिख लो, या लिख लिया कोई बात नहीं, 25/15, 5×5 = 25, 5×3 = 15। ठीक है, 12×3 = 36, 12×5 = 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन 2 सही आंसर। ठीक है, सारे ऑप्शन 2 सही आंसर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, एक कण पृथ्वी की सतह से S ऊंचाई से गिराया जाता है, कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थिर ऊर्जा की 3 गुना होती है। ठीक है, कोई हाइट मान लेते हैं हम h, इसको यहां से गिराया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से इसको गिराया गया है।
ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और s ऊंचाई से इसको गिराया गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थिर ऊर्जा की 3 गुनी होती है। कुछ ऊंचाई मान लीजिए यहां से है h, ठीक है। अच्छा, इस ऊंचाई पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसकी गतिज ऊर्जा की दुगनी है, मान लेते हैं यहां वेलोसिटी है v, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसकी गतिज ऊर्जा, यहां पर गतिज ऊर्जा k है और इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है, k बराबर 3 टाइम p, ये दे रखा है, ठीक है। ये स्थिति यहां पर हमें दे रखी है। अच्छा, और हमसे पूछा है कि इस क्षण पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक कण की चाल क्या होगी। h का मान पूछा है और v का मान पूछा है कि h और v का मान क्या होगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। अभी ऊपर जब रुका हुआ था, इसको अपने स्थिर अवस्था से इसको छोड़ा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी शून्य थी और इसकी जो एनर्जी थी वो थी mg इंटू एस, ठीक है, बराबर अभी इसकी एनर्जी कितनी हो गई है, mg इंटू एच प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें आप, तो इसको सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो भी काम चल जाएगा। इसको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख दो तो ये कितना हो जाएगा, mgs बराबर mgh प्लस ke कितना है 3p, और p इस समय पर कितनी है mgh, ठीक है। तो mgs देखोगे mgs बराबर 4 mgh, तो h का मान आपके पास आ गया s/4 है क्या कहीं ऑप्शन में, s/4 s/4 3 ऑप्शन में s/4, यार ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता बस, ठीक है। 3 ऑप्शन में s/4 आ रहा है। अभी हमें v पता करना है। v पता करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, v पता करने के लिए हम कहते हैं v स्क्वायर जो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होगा, या 2gh आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं। u का मान जो है 0 है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2 इंटू g इंटू एस। ये s कौन सा है, ये दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी s माइनस s/4, नहीं कि 3s/4। v का मान कितना आया, रूट, ये 2 बार कट जाएगा, 3gs/2 है क्या कोई ऑप्शन में, रूट 3gs/2 ये ऑप्शन है अपने पास। एक पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। रूट भी नीचे 2 और 2 भी अंदर नीचे रूट के अंदर आ रहा है, उसको ध्यान रखना। समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों के तुल्य प्रतिरोध 0.25 है। ऐसे तार जोड़ रखे हैं 4, क्या क्वेश्चन है यार, ये 4 इस तरह से तार जोड़ रखे हैं और आपसे कहा है कि इसका R है, इसका R है, इसका R है, इसका R है, इन सबका मिला के जो है 0.25 है, यानी कि सबका मिला के कितना हो जाएगा यार, समांतर क्रम में R/4 ये 0.25 है। R का मान कितना है, R का मान आ गया 1 ओम। अब बोला है कि इनको सीरीज में जोड़ दोगे, श्रेणी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा यार, 4 बार जोड़ दो, 4 ओम आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है, 10th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है यार आराम से, ठीक है। नीट में पूछा गया आपसे। एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई की पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेश ऊर्जा 10% की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी, टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी, ये क्वेश्चन क्लास के अंदर मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन क्लास के अंदर ही मैंने करा चुका हूं आपको। देखिए, ठीक है, एक टरबाइन को चलाएंगे 15 किलोग्राम प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मास जो आ रहा है प्रति सेकंड वो आ रहा है 15 kg, ठीक है। पावर ही पूछिए ना हमसे, तो मास हमें पता चल गया प्रति सेकंड। अच्छा, अभी इसके पास ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा की बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी जो कि होगी mgh, 15 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 60 मीटर, ये इसके पास अभी जो है ऊर्जा है, यानी कितना हो जाएगा 15 × 90 9000 जूल इसके पास आ जाएगा। अगर प्रति सेकंड की बात करता हूं तो इसके पास जो पावर इनपुट है, ठीक है, क्योंकि मास प्रति सेकंड में हमारे पास है, तो ये 9000 वॉट आ जाएगा। इसमें से 10% ऊर्जा की हानि हो जाती है, यानी कि 90% बचती है, तो 90/100 इंटू 9000 ये आपको जो है मिलेगी बाहर, कितनी हो जाएगी 8100 आउटपुट हो जाएगा, यानी कि 8.1 किलोवाट का आउटपुट आपको मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो यार, कोई क्वेश्चन नहीं। दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 10⁵5 मीटर की चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच दूरी लंबा 20 सेंटीमीटर है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का परिमाण की गणना कीजिए कि बल का परिमाण क्या होगा। यहां पर बल का परिमाण पूछा गया है। बल के परिमाण के लिए मैं जानता हूं फॉर्मूला जो होता है वो QVB के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो Q का मान हम E के बराबर रख देंगे। VB हमें दिया हुआ है लेकिन B नहीं है हमारे पास। B के लिए हमें दे रखा है कि इस तार में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 5 एम्पीयर। देखो तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर वो बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ हमें देखने को मिलेगी, यानी कि V और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा होगा। और जो B का मान होगा वो कितना होगा, μ0I/2πd,
ठीक है, तो देखो कितना होगा, म्यू नॉट आई का मान कितना दे रखा है 5, 2 पाई, और डी का मान कितना देगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20/100। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको काट दो तो 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा, बी का मान होगा 25 म्यू नॉट बटे 2 पाई। इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, क्यों किया देखो ऐसा, 50 म्यू नॉट बटे 4 पाई, और म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁻7, तो ये 50 × 10⁻⁻7 आपके पास आ गया बी का मान। अब यहां पर रख दो, सिर्फ ना रखो, 1.6 × 10⁻⁻19 ई का मान, इसका क्यू का मान जो कि इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है, वी का मान दे रखा है 10⁵5, ठीक है, और ये दे रखा है 50 × 10⁻⁻7, ठीक है, तो 16 पंजे 80, ठीक है, 1.6 × 5, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 80 × 10⁻⁻20 26 -21, ठीक है, -21 और 8 × 10⁻⁻20, हाँ तो रहा है 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ जाएगा। आंसर पहला ऑप्शन खत्म, खलास। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में ए तथा बी पर विचार कीजिए तो सही उत्तर, एक जीनर डायोड उत्क्रम अभिनीत से जुड़ा है जब विभव नियंत्रक की तरह प्रयोग होता है। बिल्कुल हाँ, जब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम उसको यूज करते हैं तो वो रिवर्स बायस में जुड़ा होता है, यानी कि उत्क्रम अभिनीत जुड़ा होता है, तो ये तो सही है पहला ऑप्शन, तो मतलब पहला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। दूसरा कह रहा है पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट के बीच में होता है, जो बैरियर वोल्टेज होता है, इसके बारे में काफी चर्चा करी थी क्लास के अंदर। ये बोल रहा है कि 0.1 से 0.3 के बीच में होता है, 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए, 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन में है कि ए गलत है, ए सही है और बी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसमें। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है, जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान से लटकाया जाता है, दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, देखो इस 10 न्यूटन के बल से F बराबर kx हम देखें तो यहां से k का मान हम निकाल सकते हैं। F आपको दे रखा है 10 न्यूटन और k हमें निकालना है, x का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/100 मीटर। तो k का मान आपके पास हो जाएगा 1000/5, यानी कि 200। k का मान आपके पास 200 आ गया। अब आपको पूछा है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल कितना होता है भाई, 2π√m/k, ये फॉर्मूला होता है। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, दिमाग लगाने का आपको इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। m का मान दे रखा है 2 किलो, k का मान अभी निकाला आपने 200, कितना हुआ 1/100, यानी कि 2π/10, यानी कि 2π का मान देखो 3.1 रखते हो, 3.14 रखते हो तो 6.28/10, यानी कि 0.628। 0.628 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही आंसर, खत्म बात। कितना छोटा छोटा सा कैलकुलेशन है यार। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। दोनों की बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, दोनों में धाराओं का अनुपात की तुलना कीजिए। पी टाइप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल एन टाइप में धारा प्रवाहित होगी, गलत है, दोनों में धारा प्रवाहित होगी। एन टाइप की धारा पी टाइप की धारा के बराबर होगी, ये गलत है। पी टाइप की धारा जो होगी एन टाइप से ज्यादा होगी, ये भी गलत है। एन टाइप की धारा जो है पी टाइप की धारा से ज्यादा होगी, एन टाइप की धारा जो होगी पी टाइप की धारा से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप के अंदर उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, और जो पी टाइप होते हैं उनके होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी बढ़िया है। चित्र अनुसार ध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, किस दिशा में गति करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार दिखा रखी है आपको, और यहां पे चार्ज देखो। अब यहां पर देखो इस प्रकार, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका घनत्व ज्यादा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उनका घनत्व ज्यादा है, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उनका घनत्व कम है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ई का जो घनत्व है वो कम होता जा रहा है, यानी कि जो फोर्स है माइनस क्यू के ऊपर वो कम लगेगा, और प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। और प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा भाई, इस तरफ लगेगा, वो इसको इधर धकेलेगा सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाईं तरफ जाएगा, और उधर ही जाता है जिधर जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटती है। वैसे भी आप देख सकते हो पोटेंशियल जो है वो इधर की तरफ घट रहा है। हम ई के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी गिरेगी, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। अगला देखो, समान अक्ष के अनुदिश डी से दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर अवतल लेंस, ये एक उत्तल लेंस रखा है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और एक अवतल लेंस रखा है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये रखे हैं। आप देखोगे यहां से पाओगे, इसने कहा है कि यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज, ये समांतर प्रकाश पुंज यहां से आ रहा है, ठीक है, बी से निकलने पर भी समांतर रहता है, ये बी से जब निकलता है तो भी यहां समांतर रहता है। थोड़ा सा आपको ठीक से बनाना पड़ेगा हमें, इसको अंडू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यहां से जब ये निकलेगा तो भी समांतर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि इनके बीच की दूरी अगर डी है तो डी का मान क्या होगा। देखो 20 सेंटीमीटर है, अगर समांतर
प्रकाश पुंज है और यहां पर आकर मिल रहा है, मतलब फोकस पे आकर मिल रहा होगा, तो ये दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। और यहां से टकराने के बाद अवतल लेंस से फिर समांतर हो जा रहा है, मतलब कहां से आई होगी, फोकस आई होगी, तो इसके फोकस ये कितनी दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, इसका फोकस होना चाहिए, इसका फोकस होना चाहिए, टोटल दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्टिक्स पे अच्छा आसान सवाल आ सकता है क्या यार, नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। बहुत भारी भारी सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बार ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है कि पेपर को आसान रखा जाए, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। आगे देखो, पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है, समान द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी की जगह 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग क्या होगा। अब देखो इसके अंदर हम फॉर्मूला जानते हैं, पलायन वेग का फॉर्मूला जो होता है वो √2gm/r के बराबर होता है, ठीक है, √2gm/r के बराबर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। लेकिन हमें बोला गया है कि एक और ऐसा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 4 गुना, ठीक है, और उसका घनत्व जो है वो समान है, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है वो 4 गुनी है, तो ये बात सही है कि उसका द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा होगा, ठीक है। हमें रिलेशन रो और आर के बीच में दिया हुआ है, तो अगर रो और आर के बीच में हम रिलेशन दिया हुआ है तो उस रूप में अगर फॉर्मूला निकाल पाए तो हमारे लिए सही बहुत करना आसान हो जाएगा। तो v का फॉर्मूला देखो कैसे निकाल सकते हैं, √2g, m की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, रो घनत्व इंटू इसकी आयतन 4/3 πr3/r। आप पाओगे कि आपके पास v का जो फॉर्मूला आया वो आया 8/3 g रो पाई r स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो यहां से, तो e तो बराबर है दोनों के लिए, v जो है वो अब r के प्रोपोर्शनल हो गया, v जो है वो r के प्रोपोर्शनल हो गया, r स्क्वायर अंदर बाहर निकलोगे तो r हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले का v जो था उसको अगर v1 बोलूं तो वो r, पहले वाले का v1 बोलूं तो वो r, और v2 बोलूं इसको तो वो 4r, ठीक है। तो v2 का जो मान आएगा वो 4v1 के बराबर आ जाएगा, शायद v1 का मान v के बराबर दे रखा है, तो आंसर 4v हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है, यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग की लैम्डा डी हो तो लैम्डा डी का मान क्या होगा, लैम्डा का मान क्या होगा, लैम्डा डी के रूप में हमसे पूछा। नगण्य कार्यफलन, कार्यफलन आपको दे रखा है 0, तो फाई नॉट जो है वो लगभग 0 के बराबर हमें बोला हुआ है। प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी hc/λ के बराबर ही आ जाएगी, है ना, क्योंकि फाई नॉट जो है वो 0 के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि p²/2m से भी दी जा सकती है, तो ये hc/λ के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी हो गई, ये फोटोन की वेवलेंथ है आपके पास, ठीक है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि p का जो मान होगा वो 2mhc/λ के बराबर होगा, रूट लगा लो, ठीक है। अच्छा, लैम्डा डी का मान जो होता है वो क्या होता है, h/p के बराबर, जानते हो क्या, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। h का मान आपके पास h तो है ही, और p का मान आपके पास कितना होगा, √2mhc/λ, ठीक है। ऊपर ले जाओ इसको, अगर ऊपर ले जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, रूट एक h से रूट h ऊपर √h λ/2mc, ठीक है, √h λ/2mc, ये लैम्डा डी के बराबर आएगा, लेकिन हमें चाहिए लैम्डा, तो इसको उधर ले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देखोगे उधर ले जाओगे तो लैम्डा बराबर लैम्डा डी, सॉरी लैम्डा बराबर 2mc/h लैम्डा डी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, लैम्डा बराबर 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर, ऑप्शन 4 जो है वो ठीक हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। एक वृहद फोकस दूरी तथा वृहद द्वारक एक लेंस दूरदर्शी अभिदृष्टि के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि एक वृहद द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है। एक वृहद क्षेत्रफल अभिदर्शक उपयोग प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है। एक वृहद द्वारक उत्तम विभेदन प्रदान करता है, उपयोग सभी चीजों में काम में आता है, ठीक है, सारी चीजों में काम में आता है, आपकी गुणता और दृश्यता के योगदान भी करता है, ठीक है, और उपयुक्त प्रकाश संग्रहण भी करता है, और विभेदन भी प्रदान करता है, तो तीनों ही के काम में आता है, तो उपयुक्त सभी इसके अंदर सही हो जाएंगे। अच्छा, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो अवशोषित गोलीय चालक एक तार के जोड़ दिए गए हैं, गोलों के पृष्ठ आवेश की घनत्व जो है σ/σ2 का अनुपात क्या होगा, हो जाएगा σ/σ1/σ2 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दो गोले हैं आपके पास, ये इसका त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या जो है R2 के बराबर है, इनको एक तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ा ना, हाँ। अच्छा, इसके ऊपर आवेश मान लो अभी Q1 है, उसके ऊपर आवेश मान लो अभी Q2 है।
अच्छा, बोला है कि अगर इनको जोड़ दिया गया है तो जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मान है, इसके ऊपर सिग्मा 1 जो है आवेश घनत्व है, उसके ऊपर सिग्मा 2 जो है वो आवेश घनत्व, इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा। क्योंकि इनको तार से जोड़ दिया गया, हम कह पाएंगे कि इनकी जो त्रिज्या, इनके जो विभव होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो के Q1 बटे R1 इज इक्वल टू के Q2 बटे R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, Q1 को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे R1, सिग्मा 1 आएगा यहां पे, और K इंटू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर बटे R2। ठीक है, K से K कटा, आपका R1 से R1 इधर गया, एक R2 से R2 गया, 4 पाई से 4 पाई गया, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 जो हुआ वो R2 बटे R1 के बराबर आ गया। है कोई ऑप्शन R2 बटे R1? ऑप्शन 3 इसके अंदर ठीक हो जाएगा। देखते रहो, अपने आंसर मार्क करते रहो। मुझे लग रहा है कि आपने सब सही किया होगा। एक सिस्टम में संचालित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजक में कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में सभी संभव दिशाओं में प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सी जो दिशाएं हैं वो सही होंगी ई और बी के लिए? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम ये कह सकते हैं कि ई डॉट बी जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी का जो दिशा होती है वो आपस में लंबवत होती है, यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो इनमें से किसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी माइनस जे और माइनस जे प्लस के। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि अगर दोनों के साइन अपोजिट आ रहे होंगे तो ही 0 के बराबर बन सकता है। यहां दोनों के साइन अपोजिट नहीं आ रहे, दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां देखो दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यहां देखो दोनों के साइन अलग अलग आ रहे हैं, तो ये सही होगा। यहां पे भी दोनों के साइन जो है वो सेम नहीं, मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। करके देख लेना आप इसको। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। एम द्रव्यमान तथा डी घनत्व की छोटी गेंद को वे ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डाला, कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व डी बटे 2 हो तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल कितना होगा? एक गेंद है, इस प्रकार से नीचे गिर रही है, ये पूरे में पानी पानी भरा है बोर्ड में। ठीक है, पानी 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 भरा है। पूछा गया है कि इसका जो शान बल होगा वो कितना लग रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो शान बल मान लेते हैं, ऊपर लग रहा है Fr, नीचे इसके ऊपर लग रहा होगा mg, और इसके ऊपर एक और लग रहा होगा ऊपर बल Fb, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका FBD बनाते हो तो आपको मिलेगा कि Fr का जो मान होगा वो mg माइनस Fb के बराबर होगा। ठीक है, तो mg तो mg होता है, और Fb का मान कितना होता है? d बटे 2 ग्लिसरीन, यानी कि जो लिक्विड है इसके अंदर आपने उसको गिराया है उसका डेंसिटी इंटू उसकी वॉल्यूम, पूरे का पूरा डूबा है तो वॉल्यूम v आ गई इंटू g। ठीक है, अच्छा, इसको अगर m लिखना तो उसको भी मैं लिख सकता है dvg, क्योंकि डेंसिटी मुझे दे रखी है, माइनस d बटे 2 इंटू vg। तो कितना बचेगा? ये बचेगा dvg बटे 2। तो dvg कितना था? mg के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा? mg बटे 2। ये आपके पास शान बल आ गया, mg बटे 2। कोई दिक्कत हुई इसके अंदर? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। स्तंभ एक धात्विक चालक से प्रवाहित धारा के संबंधित कुछ भौतिक तथ्यों का व्यक्त करता है। स्तंभ 2 में समान गणितीय संबंध जिनमें विद्युत राशियां सम्मिलित होती हैं व्यक्त करता है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सही संबंध द्वारा सम्मिलित कीजिए। कर लेंगे भाई। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे देते हो? एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, होता है ई बाय एम इंटू टाउ। नहीं समझ में आया तो आपको वैसे भी देख सकते हो, ये होता है आपका त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण जो हम निकाल सकते हैं, और ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप ए को किससे जोड़ सकते हो? ए को आप जोड़ोगे आर से। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता आपके पास आ रहा है। अच्छा, ए आर किससे जुड़ा हुआ है? देखो, ए में सबसे आर जुड़ा हुआ है, तो करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ए आर आपको वैसे ही पता चल रहा है कि सब में आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बन ही रहा है वो, तो है ना, एक आंसर तो खुद ही दे रखा है इन्होंने। अच्छा, बी को किससे मिलाना? विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता E बराबर रो जे, ओम्स लॉ का फॉर्म आप जानते हो, ये बताया था मैंने आपको। तो रो का जो मान होता है वो E बटे जे के बराबर आ जाता है ना। तो आप कह सकते हो कि बी जो है वो S से मिल जाएगा। श्रांत काल, श्रांत काल क्या होगा भाई? टाउ जो होता है, रो जो होता है वो m बाय नीट के बराबर होता है। नीट, यार ये वाला फॉर्मूला कैसे भूल सकते हो? यानी कि टाउ का जो मान होगा वो m बाय एन ई रो के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये रहा फॉर्मूला, यानी कि सी किससे मिल जाएगा? पी से मिल जाएगा, है ना। और धारा घनत्व, धारा घनत्व देखो, धारा घनत्व कितना होता है? जे होता है धारा घनत्व, जे बराबर आई बटे ए। आई का मान क्या हो सकता है? एन ई ए वी डी। ठीक है, बटे ए कर दोगे तो कितना हो जाएगा? एन ई वी डी। कुछ बचता है क्या इसमें? ये आपके पास चला गया। जो मिल रहा है आप मिला दो, सारे के सारे तो मिल गए हैं, सारे हमने बता दिए। पहला करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, आंसर खुद ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एक रेडियो सक्रिय नाभिक ZX से स्वतः विघटित होता है, ZX A Z-1, ठीक है, Z-3, और
फिर z-2, ठीक है, जहां z तक x परमाणु संख्या है, क्रम में विघटित संभव कण क्या होंगे, इसमें संगठित कण क्या होंगे हमसे पूछा गया है। अच्छा 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 अच्छा, देखो जब बीटा डीके होता है तो जो z होता है वो 1 से बढ़ जाता है, ठीक है, बीटा माइनस डीके होता है तो ये चीज हमें याद है, लेकिन बीटा प्लस डीके होता है z और z जो होता है वो 1 से घट जाता है। यहां पर z जो है 1 से घट रहा है, यानी कि यहां पर जो डीके हुआ होगा बीटा प्लस हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो z-1 z-2 यहां से हो गया, मतलब जो z है वो 2 से घट गया है, यानी कि यहां पर अल्फा डीके होगा। यहां z जो है 1 से बढ़ गया है, यानी कि यहां पर बीटा माइनस डीके हुआ होगा, तो ऑप्शन जो है ये बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखो, स्तंभ 1 स्तंभ 2 सुमेलित कीजिए। गैसों के अणुगत वर्ग माध्यम मूल वेग, ठीक है, फॉर्मूला आता है ए का क्यू, देखो पहला और दूसरा दे रखा है, एक आर दोनों गलत हो गए, है ना, तीसरा और चौथा बचता है। अच्छा, आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला 1/3 NmV², ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। बी का हो जाएगा पी, ए का क्यू, बी का पी, आंसर वैसे मिल गया है डी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं हम। अणु के औसत गतिज ऊर्जा सी का आपके पास है, आपके पास अणु का औसत ऊर्जा 3/2 के डी, और 1 मोल द्विपरमाणु का होता है 5/2 RT, ठीक है, खत्म। क्या सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि एफ जो है वो क्यू वी क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है, जहां पर बी का मान इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है, बी आई कैप, बी जे कैप, बी नॉट के कैप, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि क्यू का मान जो है 1 है, वी का मान इतना है, एफ का मान इतना है, तो बी का मान बताइए, बी का मान क्या होगा, ठीक है। देखो बी जो दे रखा है वो दे रखा है बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, ठीक है, और v जो हमें दे रखा है वो है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। v क्रॉस बी करना पड़ेगा, v क्रॉस बी कैसे करोगे, आई जे के, ठीक है, v निकालना है तो v 2 4 6, और इधर है बी नॉट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम करते हैं, इधर से आपके पास आएगा आई कैप और इधर आएगा आपके पास 4 बी नॉट माइनस 6 बी माइनस जे कैप 2 बी नॉट माइनस 6 बी प्लस के कैप 2 बी माइनस 4 बी, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो 4 बी नॉट माइनस 6 बी आई कैप माइनस 4 बी नॉट माइनस 6 बी आई कैप माइनस 2 बी नॉट माइनस 6 बी जे कैप प्लस 2 बी माइनस हो जाएगा माइनस 2 बी माइनस 2 बी के कैप, ठीक है। अब ये आपके पास फोर्स आया और इसकी वैल्यू यहां पे दे रखी है 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है। तो देखो इनको बराबर करके देखो, तो माइनस 2b तो डायरेक्ट आपके पास किसके 12 के बराबर आ जाएगा, तो 2b बराबर -12, यानी कि b का मान तो आपके पास आ गया -6, ठीक है। b का मान तो आपके पास -6 के बराबर आ गया, तो -6 किस किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में ये तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, इनमें और इनमें आ रहा है तो इसको अपन चेक कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसके अनुसार हम निकाल पाएंगे मान, और अच्छा देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर कर लेते हैं, हाँ 4 बी नॉट माइनस 6 बी, ये किसके बराबर आ रहा है, 4 बी नॉट माइनस 6 बी, इसको कंपेयर करोगे तो 4 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 बी नॉट का मान जो होना चाहिए वो 4 प्लस 6 बी का मान होना चाहिए, 4 प्लस 6 बी, और 6 का मान बी का मान कितना है, आप 4 प्लस 6 बी, यानी कि 4 प्लस 6 इंटू बी का मान आया -6 40, ठीक है, -36 नहीं 40 नहीं आएगा, 32 आएगा ना, -32 ये आ जाएगा -32, ठीक है, और बी नॉट का मान यहां से हो जाएगा -32/4, यानी कि -8 आ गया आंसर, -8 और ये -6, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही होगा और बाकी ऑप्शन जो होंगे वो गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री सेक्टर संगत एक चाप भाग हटा दिया जाता है, बचे हुए छल्ले भाग का जड़त्व आघूर्ण छल्ले से केस गुजरने वाली छल्ले लंबा देख स्क्वायर के गुना है, ठीक है। देखो इतना भाग हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr² होता है, हम जानते हैं,
ठीक है, छल्ले का। अगर इसमें से m/4 भाग हटा दिया जाए तो कितना हटाया होगा, m/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी होगा तो एम आर स्क्वायर ही, जहां पर m का मान कितना हो गया, 1/4 हो गया m का। ठीक है, तो कितना बचा, 3/4 एम आर स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये वैल्यू आपको दे रखी है k के बराबर, तो k का मान जो हो गया वो 3/4 के बराबर हो गया। बढ़िया, सिंपल, इतना सा क्वेश्चन पूछा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, ये बोल रहा है कि दिए गए परिपथ के अनुसार R1 R2 R3 प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराएं I3/I1 का अनुपात क्या होगा, पूछा है I3/I1 का अनुपात क्या होगा। कैसे करें इसको भाई, एक चीज हमें यहां से दिख रही है कि I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर तो होगा। ठीक है, यहां से आप देखते हो तो I1 हमें चाहिए I3/I1, तो इसको अगर मैं I3 से डिवाइड कर दूं तो I1/I3 बराबर I2/I3 प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता चलती है। अच्छा देखो, इन दोनों को अगर देखो यहां पर, तो क्योंकि इनके बीच में पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। तो मैं कह पाऊंगा ओम्स लॉ से कि I2 R2 जो है वो I3 R3 के बराबर है। ठीक है, यानी कि I2/I3 का मान मुझे मिल गया, कितना आ गया, I2/I3 का मान मिल गया आपके पास R3/R2 के बराबर। ठीक है, यहां पर रख दो, यहां पर रखोगे तो I1/I3 का मान को मिलेगा R3/R2 प्लस 1, यानी कि I1/I3 जो हुआ वो R2 प्लस R3/R2 के बराबर आया। इसका उल्टा चाहिए हमें, I3/I1 निकालना है, तो R2/R2 प्लस R3 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 1.15 किलोग्राम 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तो जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद पर लगाए गए आवेश का परिमाण क्या होता है, गेंद पर लगाए गए आवेश, गेंद पर जो आवेग लगेगा उसका परिमाण क्या होगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर कि अगर गेंद को नीचे से गिराया, ऊपर से गिराया है और टकरा के वापस उसी ऊंचाई पर आ गई है, यानी कि उसका जो वेग था पहले भी शून्य था और अंत में भी शून्य हो गया। अगर वेग अंत में शून्य हो गया तो इसका जो डेल्टा पी आएगा गेंद के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो वो शून्य के बराबर होगा। तो इसका आवेग भी, क्योंकि आवेग डेल्टा पी के बराबर होता है, ठीक है, इसका आवेग भी शून्य के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 0 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अपचाई ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मुख्य प्रतिबाधा धारा से जुड़ा है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट, इनपुट करंट, इसको आईपी लिखना चाहिए था, वीपीआईपी, ये आपको निकालना है। ठीक है, और बोला है कि 11 वोल्ट 44 वॉट का आपको लैंप का पावर आउटपुट आपको दे रखी है डायरेक्टली 44 वॉट। ठीक है, ये 11 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है ना, तो हम करेंगे वीपीआईपी बराबर जो होना चाहिए वो वीओआईओ यानी कि 44 के बराबर होना चाहिए, आउटपुट के बराबर, है ना। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आईपी का मान कितना हो जाएगा, 44/220, कितना हो गया, 2/10, यानी कि 0.2 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखो, एक 12 लंबाई का प्रतिरोध R का समान चालकीय तार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, ए भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा ए भुजा के वर्ग के आकार में धारावाही कुंडली में मोड़ा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है कितनी, 12A, है ना। अच्छा, हमसे पूछा है कि इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले करते हैं पहले वाले को, फिर वर्ग वाले को करेंगे। हम इसको करते हैं, तो ये ए और ए और ए। ठीक है, अब देखो इसकी कुल लंबाई जो है 12A है, 12A में से 3A का तार तो यहीं पर यूटिलाइज हो गया, यहीं पर ही काम में आ गया। बचा कितना, बचा है 9A, यानी कि इसके कितने लूप बन जाएंगे, इसके 4 लूप बन जाएंगे। 3A इधर आ गया, टोटल है तो n का मान जो होगा वो 4 के बराबर आ जाएगा। बढ़िया बात है ना। हमें निकालना है इसका आघूर्ण क्या, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वो NiA के बराबर आता है। n कितना है इसका, n दे रखा है 4। ठीक है, I का मान I है, ठीक है, आंसर में I दे रखा है, और A का मान हमें निकालना है। A का मान निकालने के लिए हम बोलेंगे इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कर दें, तो 1/2 इंटू बेस इसका A होगा, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसको आप निकालते हो तो ये √3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, A cos 30, यानी कि √3 A/2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि √3 A/2 के बराबर ये आ जाएगा। 2 से 2 1 4 गए, तो ये √3 IA² आपके पास आ गया। पहले वाले का ऑप्शन तो ये है। √3 किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, वैसे तो आंसर में मिल गया, लेकिन हम फिर भी वर्ग का निकाल लेते हैं। अब वर्ग को जब मोड़ा गया है तो 12A का तार है। ठीक है, ए 4A यहां पर यूज हो गया, 12 है टोटल, तो n का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब कितना होगा, m का मान कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा NiA, 3 इंटू I इंटू एरिया कितना हो जाएगा वर्ग का A², तो 3IA², यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो इसके अंदर। एक m द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह समान वेग v बराबर kve से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के द्वारा सतह से ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? कण के द्वारा सतह से ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस और उसका आंसर निकालना है। आपको दे रखा है ये पृथ्वी है, यहां से मान लीजिए हम h ऊंचाई पर चले गए हैं, ये अधिकतम इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है, उसकी त्रिज्या जो है r के बराबर है। ठीक है, अच्छा अभी जब इसका पलायन किया है हमने, पलायन हमने जब किया है, ठीक है, तो अभी इस स्थिति में इसके पास जो वेग है वो है v, जो कि v जो है वो kve के बराबर है। ठीक है, v क्या है यहां पर? पलायन वेग के बराबर है। ठीक है, हम फॉर्मूला जानते हैं इसलिए kve के फॉर्म में इसको दिया हुआ है। अच्छा, ऊर्जा इसका संरक्षण करें तो अभी प्रारंभिक स्थिति में इसके पास क्या ऊर्जा है? -Gmm बटे r, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा, प्लस 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर की जगह मैं kve स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, k स्क्वायर v स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर v स्क्वायर, और अंतिम स्थिति में इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी -Gm बटे r प्लस h के बराबर। ठीक है, रुक जाएगा जब आपकी काइनेटिक एनर्जी तो शून्य के बराबर हो ही जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से देखोगे आप 1/2 m k स्क्वायर v स्क्वायर, वी का स्क्वायर, v का मान कितना होता है? √2 बटे r, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, पलायन वेग का, तो कितना हो जाएगा? gm बटे r बराबर, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो g mm बटे r, अभी कुछ काटा पीटा नहीं करा मैंने, -Gmm बटे r प्लस, अब सब कट जाना है इसके अंदर से। ठीक है, देखो वो उधर चला गया, -Gmm बटे, ओ तो ऐसे ना करो यार, नाराज ना हो, थोड़ा सा इसको उधर लिखना पड़ेगा। Gmm बटे r -Gmm बटे r प्लस h। ठीक है, कर पाएंगे क्या हम इसको? देखो ये m से m गया, सब जगह से mm चला गया, g से g भी चला गया। ठीक है, यहां बचा आपके पास k स्क्वायर बटे 2r बराबर 1/r माइनस 1/r प्लस, सिंपल। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो h बटे r प्लस h यहां पर बचेगा इधर, और इधर बचेगा k स्क्वायर बटे 2r। 2 बचेगा नहीं बचेगा? 2 बिल्कुल बचेगा ना। 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आंसर पता चल जाएगा। देखो इसको कितना आएगा फिर, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए h का मान चाहिए, है ना, तो हम लिख सकते हैं r प्लस h बटे h बराबर 2r बटे k स्क्वायर। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया मैंने, क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करता हूं तो r बटे h प्लस 1 जो होगा वो 2r बटे k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस एक को उधर ले आते हैं तो r बटे h बराबर 2r बटे k स्क्वायर माइनस 1, पेन भी कह रहा है अब छोड़ दो, r बटे h बराबर 2r माइनस k स्क्वायर बटे k स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें k स्क्वायर बटे k स्क्वायर माइनस 1 वाला आंसर देखने को मिलेगा। k स्क्वायर r k स्क्वायर बटे 1 माइनस k स्क्वायर, थोड़ा आपको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन एक इसका ठीक है। ठीक है, चलो, एक श्रेणी एनसीआर प्रेरक में 5 हेनरी का प्रेरक 80 माइक्रोफेरेड के धारिता 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति प्रत्यावर्त स्रोत से जुड़ा हुआ है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की धारा, शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरित करने वाले स्रोत का कोणीय आवृत्ति क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हमसे सवाल पूछा गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैसे होगी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि ओमेगा नॉट का मान क्या होगा। ओमेगा नॉट होता है 1/√LC के बराबर, यानी कि 1/√LC, यानी कि 1/√L का मान कितना है? L का मान है 5 और C का मान है 80 माइक्रोफेरेड। 80 माइक्रो है ना, 80 माइक्रोफेरेड यानी कि 10⁻⁶। इसको ऊपर ले जाओगे 10⁻3 बचेगा 1000, यानी कि 8 पंजे 40, 400 और 20 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये 50 आ जाएगा, ये तो 50 रेडियन प्रति सेकंड हमारे पास मान आ गया ओमेगा नॉट का। लेकिन हमें चाहिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस माइनस L बाय हाय 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 R बाय 2L। ठीक है, R बाय 2L ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो कितना होगा, ओमेगा नॉट 50 प्लस माइनस R का मान कितना दे रखा है 40 बटे 2 × 5 यानी कि 10, 40 प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस करोगे तो 54 और माइनस करोगे तो 46, 46 से 54, 46 और 54, 46 और 54, 46 और 54, तो ये चौथा ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखो, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में टी समय लेता है। यदि कण क्षैतिज से एक चाल से को प्रक्षेपित किया जाए। अच्छा, आर त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से, अगर आर त्रिज्या के वृत्त में चलना है तो 2 पाई आर चलना पड़ेगा। कितने समय में चल रहा है? टी समय में चल रहा है और इस वेग से ये चल रहा है। यू का मान आपके पास 2 पाई आर बटे 3 के बराबर आ गया है। बोला है कि इसी वेग से इसको प्रक्षेपित किया जाता है, इस तरह से यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका जो हाइट है मैक्सिमम वो 4r के बराबर है। तो थीटा बताना है कि थीटा कितना होगा। थीटा देख सकते हो आप कितना होने वाला है भाई थीटा, आप देख सकते हो यू स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग बेसिकली वी। जरूरत है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, इसको यू ही बोल दो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर 4r, ये दे रखा है। ठीक है, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू का मान कितना है? तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर 4r। ठीक है, 4 से 4 कटेगा आपका और आपको उधर जाके जब जाओगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gt बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, 2gt पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर आर उसको नहीं, पाई स्क्वायर आर नीचे आएगा। ठीक है, रूट ले लोगे आंसर आपको मिल जाएगा। 2gt स्क्वायर ऊपर आ रहा है, जो 2gt स्क्वायर ऊपर आ रहा है और पाई स्क्वायर आर नीचे। ऑप्शन 1 इसके अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन के अंदर लेकिन कर नहीं पाए। ठीक है, और उसमें सर्कुलर को प्रोजेक्टाइल के अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही घटिया प्रयास था इसको करने के लिए। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालकीय वृत्तीय लूप में एक तल समकेंद्रित रखी है। यदि R1 जो है R2 से बहुत बड़ा है, इस तरह से 2 आपके पास लूप हैं। ठीक है, ये R1 जो है बहुत बड़ा है और R2 छोटा सा है। ठीक है भाई, तो प्रेरकत्व जो होगा वो किस समानुपाती होगा? अच्छा 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 अच्छा, एक फॉर्मूला जानते हैं, फाई जो होता है वो mi के बराबर होता है ना, तो m जो होगा वो फाई बटे आई के बराबर होगा। अभी फाई कहीं से पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, फाई निकालने के लिए हमें क्या पता चलना चाहिए? फाई जो होता है वो b डॉट a के बराबर होता है और b किसकी वजह से आएगा? b बाहर वाले की वजह से निकाल लो। तो बाहर वाले में अगर करंट मान लो कि I फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से यहां पर जो b होगा वो म्यू नॉट आई बटे कितना होगा? 2 पाई r1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, और फाई निकालना है तो b डॉट ए के बराबर हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r1 इंटू ए। एरिया कितना होगा? अंदर वाले, यहां से निकालना है हमें फ्लक्स, तो पाई r2 स्क्वायर यहां रख दो, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर बटे आई से आई कट गया। आपने देखा कि m जो हुआ वो r2 स्क्वायर बटे r1 के प्रोपोर्शनल आ गया। देखो ये आ गया समानुपाती। ऑप्शन 1 खत्म। अगला देखो, समान साइज की 27 बूंदें प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव गणना कीजिए। 27 बूंदें मिली हैं, एक बूंद का जो आयतन था वो था 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर छोटी बूंद की त्रिज्या मानी है। बड़ी बूंद बनने के बाद इनका जो आयतन हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जहां पे बड़ा आर है, बड़ा आर बड़े बूंद की त्रिज्या मानी गई है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आर का मान जो आएगा वो 3r के बराबर आ जाएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, एक बूंद के ऊपर आवेश था क्यू, 27 बूंद के ऊपर आवेश कितना होगा? 27 क्यू। अभी विभव कितना हो जाएगा नया वाला? k इंटू 27 क्यू बटे त्रिज्या कैपिटल आर की जगह पर 3r रख देते हैं, तो v जो होगा वो 9kq बटे r के बराबर आ जाएगा। और kq बटे r का वैल्यू दे रखा है आपको 220 वोल्ट एक बूंद पे जो है, तो 220 इंटू 9 कर लो। 220 इंटू 9 कितना होगा भाई? 9 0 18 18 1980। ठीक है, 1980 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। खत्म। क्या क्वेश्चन था ये? ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, एक 200 सेंटीमीटर लंबाई 500 ग्राम के द्रव्यमान की छड़ एक वेज के 40 सेंटीमीटर निशाने पर संतुलित है। एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान छड़ के 20 सेंटीमीटर किया गया जाता है तथा दूसरे अज्ञात द्रव्यमान एम की छड़ निशान में किया जाता है। ज्ञात कीजिए एम का मान जिसे छड़ संतुलन अवस्था में रहे। ठीक है, संतुलन अवस्था में है, पता चल रहा है साफ साफ कि इसका संतुलन अवस्था मतलब इसका जो घूर्णन संतुलन अवस्था है वो रखनी है, हमें वो निकालनी है। बस टॉर्क आपको 0 कर देना है, इस जहां पर इसको लटका रखा है उसके अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी बोला है कि ये जो छड़ है 200 सेंटीमीटर की है और इसका खुद का भी कुछ द्रव्यमान है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg, तो उसके सेंटर ऑफ मास पर मैंने लगा दिया है 0.5 g। ठीक है, अच्छा ये जो दूरी होगी कितनी होगी? ये 100 सेंटीमीटर का मार्क हो जाएगा।
और ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है, इधर वाला जो है इसको इधर झुकाने की कोशिश करेगा और ये दोनों जो है इसको इधर झुकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो बराबर कर दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला करो तो 2g ये फोर्स और दूरी कितनी है इसकी इस पॉइंट से 20 और ये 20 है और ये 40 है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये 20 का पॉइंट और ये 40 का पॉइंट, ये दूरी कितनी हुई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 40 का पॉइंट, ये 100 का पॉइंट की दूरी कितनी हुई 60 सेंटीमीटर। बराबर करो तो 0.5g यहां से लग रहा है, कितनी दूरी है 60 सेंटीमीटर, तो इंटू 60 प्लस mg, m का मान निकालना है, इंटू दूरी कितनी है ये 160 और ये 40 का पॉइंट, 160 माइनस 40 120। बस इतना करना है इसके अंदर। देखो g से g सब जगह कट जाएगा, कितना बचेगा 40 बराबर 30 प्लस 120 m का मान आप देखोगे तो 10/120 यानी कि 1/12 kg आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पूछा रोटेशन के अंदर, देखो और कोई क्वेश्चन नहीं है रोटेशन का, सिर्फ इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई मुश्किल बात है। बोला है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस 60 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु वस्तु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनाया जाएगा। ठीक है, यू का मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर, एफ का मान आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, और v हम यहां से निकालते हैं पहले उत्तल लेंस से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो v का मान जो होगा वो uf बटे u प्लस f के बराबर आ जाएगा। यहां से v का मान आप निकाल लीजिए, तो v का मान आप देखेंगे कितना आएगा, v बराबर u कितना है -60 इंटू 30 बटे -60 प्लस 30 यानी कि -30, ये -30 से गया, v का मान जो आपके पास वो प्लस 60 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। यानी कि देखो इमेज कहां बनेगी, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो होगी ये 40 सेंटीमीटर है, इसके 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, इसके 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। कैसी होगी भाई इमेज, 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, तो गलत है, आभासी होगा या वास्तविक होगा भाई, बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जब ये आ जाएगा तो इस तरह से यहां पर ये मिलने, इस जगह मिलने की कोशिश करेगी, जो किरणें होंगी वो यहां पर इस तरफ पीछे 20 सेंटीमीटर मिलने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो यहां पर आकर इस जगह टकराएंगी। ठीक है, फिर इसका प्रतिबिंब जो होगा 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा और वो आभासी बन जाएगा। अगर ये नहीं होता तो वास्तविक बनता, अभी ये आभासी बनेगा, यानी कि एक पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या हुआ, अच्छा इधर आ गया ये। एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर प्रति सेकंड की त्वरित होती है। t बराबर 4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक खिड़की से गेंद बाहर गिराई जाती है। t बराबर 6 सेकंड पर गेंद का वेग के दौरान क्या होगा। एक कार चल रही है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो एक कार चल रही थी और इस कार से गेंद गिराई गई है t बराबर 4 सेकंड पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि त्वरण अगर दे रखा है तो t बराबर 4 सेकंड पर इसका वेग क्या होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 से निकाल लो इसको, तो v का मान कितना होगा, a कितना है, a है आपको दे रखा है 5, ठीक है, और समय कितना लगा 4 सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से इसको आपने छोड़ दिया है तो गेंद कुछ इस प्रकार गिरेगी 20 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद जैसे ही छोड़ा है ये परवलयिक पथ लेगी, ठीक है, प्रक्षेप पे गति करेगी, है ना। हमें बोला है कि t बराबर 6 सेकंड या फिर यानी कि इसको छोड़ने के 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। आप पाओगे कि ये तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा क्षैतिज वेग, तो ये बदल जाएगा v वाई, और अब इसका त्वरण जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि अब ये प्रक्षेप गति कर रही है इसलिए इसका त्वरण जो होगा वो g माइनस जी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखोगे वी वाई का मान जो होगा वो यू वाई माइनस जी टी के बराबर होगा। ठीक है, तो वी वाई का मान कितना होगा, यू वाई तो है 0, क्यों, क्योंकि इसकी अभी इस परिस्थिति में वी वाई है ही नहीं, ठीक है, कोई y का मान नहीं है, वेग का कोई y घटक नहीं है, और gt का मान कितना होगा 10 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 6 सेकंड पूछ रहा है, 4 सेकंड पहले निकल चुके हैं, इसलिए 20 माइनस 20 आ जाएगा, और माइनस 20 यानी कि ये घटक माइनस 20 हो जाएगा। इनका जो आंसर होगा, जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 20√2 मीटर पर सेकंड, और g का जो मान होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बाबा, ये कह रहा है कि दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरों ए बी तथा सी का अनुप्रयुक्त किए गए हैं, सिरे y पर निर्गत सिग्नल क्या होगा, सिरे y पर निर्गत सिग्नल
क्या होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, डायग्राम का इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। चलो फिर भी हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहां सिग्नल दिया है ए, यहां पर सिग्नल दिया है बी, यहां पर सिग्नल दिया है ए, यहां पर सिग्नल दिया है बी। ये नैंड गेट है और ये एंड गेट है। जब एंड गेट से मिलेगा आपको तो यहां पर आपको जो बाहर मिलेगा आउटपुट वो होगा ए बी, और जब नैंड गेट से मिलेगा तो ये आउटपुट होगा यहां पे ए बी बार। ये ए बी यहां से और ये ए बी बार यहां से अंदर जाएगा और गेट में आपको मिलेगा ए बी प्लस ए बी बार। इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं चलो। ठीक है, देखो ए बी और ए बी बार और लास्ट में ए बी प्लस ए बी बार। वन वन जीरो जीरो 1010 ए बी करते हो 111 100 010 000 ए बी बार करते हो तो 1 का 0 और 0 का 1 1 1। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1। ठीक है, आप देखोगे कि स्विच हमेशा ही ऑन रहेगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो हमेशा ही 5 वोल्ट के बराबर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसके अंदर है। 5 वोल्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? हाँ ये ऑप्शन ये है ना, ये 0 ये 5, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कट गया है क्या इसमें से? मेरे हिसाब से मतलब 5 वोल्ट वाला जो ऑप्शन है ना वही सही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ठीक से देखा ही नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यही था, यही था, मतलब इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मिसिंग है। तुम कहां चले जाते हो भाई? 4 क्वेश्चन इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, हमें जो हिंदी का पेपर हमें मिला उसमें से 4 क्वेश्चन मिसिंग थे, इसलिए 4 क्वेश्चन यहां पर नहीं आए हैं। एनीवे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए हैं। जो 4 बचे हैं वो किसी का इंग्लिश सोल्यूशन आपने यूट्यूब के ही चैनल पे आपको इंग्लिश सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, उसके अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गए। अपना रिजल्ट जरूर मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। ये मेरा क्या कहते हैं, हैंडल बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, ये है, नहीं चाहता है मैं बताएं आपको। ठीक है, इस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने बारे में मुझे बता सकते हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।